नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मेरी बड़ी दिली तमन्ना थी कि मैं एक क्लास लाइव आपको दूं, आज एक प्रयोग करके देखूं कि लाइव में क्या रिस्पांस मिलता है। लेकिन मुझे आज ही पता लगा कि मेरा स्मार्टफोन तो बहुत ही बेकार है, क्योंकि इसमें तो फोकस सेट हो जाता है। जो रिकॉर्डेड में जो वीडियो रिकॉर्डर है उसमें तो फोकस सेट कर लो, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन ऐसा दिखा नहीं कि फोकस सेट कर लो। बार बार ब्लर हो रहा था। पहली बार 2-3 बार तो मैंने ट्राई किया, नहीं हुआ। ठीक है, इस समय बज रहा है 6:15 के आसपास टाइम हो रहा होगा। तो ये वीडियो आपको किस टाइम मिल रही है मुझे नहीं पता कि कब अपलोड होगी, कब आपको मिलेगी। लेकिन हाँ, ये रिकॉर्डेड वीडियो है और ये रिकॉर्ड वीडियो हो रहा है सुबह 6:15 बजे। 6 बजे लाइव की टाइमिंग मैंने लगा रखी थी कल रात को, लेकिन नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं। तो भाई UP SSC PET स्पेशल बैच के लिए हम लोगों को फिर से हिंदी पढ़ना है। हिंदी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन अब हम लोग और भी अच्छे लेवल से हिंदी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो डालते हैं हम लोग हिंदी पढ़ेंगे हम लोग आज। तो हिंदी की क्लास फर्स्ट है, ये क्लास फर्स्ट है हिंदी की। तो यहाँ पर कुछ क्या है, यहाँ पर जो है हम लोग कुछ बेसिक चीज़ें जानेंगे। ठीक है, सामान्य परिचय, हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय हम डाल लेते हैं। ठीक है, हिंदी भाषा व व्याकरण का सामान्य परिचय। ठीक है, चलिए अब जहाँ से मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँगा वहीं से क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो बराबर वीडियो पे बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। पहली बात करते हैं भाषा, इसको लेते हैं पहले। तो यहाँ पर आके समझ लेते हैं भाई भाषा। पहला क्वेश्चन आपसे ये बन जाता है कि भाषा किस धातु से मिलकर बनता है या किस धातु से बनता है। ये क्वेश्चन आपसे बनता है पेपर में। तो भाषा जो है वो भास धातु से मिलकर बनता है, भास धातु से। देखो इस समय आवाज़ आ रही होगी आपको, शायद आ रही होगी हल्की हल्की। अजान हो रही, अजान नहीं क्या बोलते हैं, जो एक प्रार्थना बोलते हैं ना इसमें मस्जिदों में, तो वो देखो आवाज़ आ रही होगी आपको। अब भास धातु से बनता है, भास। अब यहाँ पर ये हलंत जो लगा है ना, ये हलंत बहुत ज़रूरी है। ये भास धातु से बनता है। अब ये भास धातु क्या होता है ये समझो। भास धातु क्या होता है। धातु जो होती है मूल भाषा में होती है। धातु किस में होती है, मूल भाषा में होती है। मूल भाषा का मतलब क्या होता है, मूल भाषा में होती है भाई ये। और मूल भाषा का मतलब क्या होता है पता है आपको। मूल भाषा का मतलब होता है संस्कृत। ठीक है, मतलब क्या होता है, संस्कृत। सारी भाषा की जननी क्या है, संस्कृत है, संस्कृत। एक बार चेक कर लो मैं चल रहा है सही से, ये तो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो मूल भाषा किस में होती है, संस्कृत में होती है। और जो हमारी अभी जो हम लोगों को आगे क्रिया पढ़ना है ना, क्रिया, तो क्रियाएं भी किससे बनती हैं, धातुओं से बनती हैं। क्रिया भी धातुओं से बनती हैं। धातुएं कहाँ होती हैं, संस्कृत में होती हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, अब यहाँ पर जैसे ये भास लिखा है, तो भास का मतलब आपको पता होना चाहिए कि भास का मतलब क्या होता है। भास का मतलब पता होता है क्या होता है। भास का मतलब होता है विचार प्रकट करना, विचार प्रकट करना इसका मतलब होता है। अब विचार क्या होते हैं ये जानो पहले। विचार जो होते हैं, विचार हमारे मन में कुछ भी भाव होते हैं, उल्टे सीधे जो भी भाव आते हैं वो विचार होते हैं। ठीक है, आप किसी को देख के कुछ भी सोच रहे हैं, या आपको देख के कोई भी कुछ भी सोच रहा है, तो उसके मन में जो भाव आ रहे हैं ना, इसमें आवाज़ नहीं है, मतलब हमारे शरीर के अंदर ही उसको बाहर नहीं निकाला है हम लोगों ने। बाहर निकाल लेंगे किसी के माध्यम से तो वो भाषा का प्रकार हो जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अभी मन के अंदर जो हमारे चल रहा है वो विचार है कि हम लोग नौकरी पा जाएंगे, ये योगी जी कब वैकेंसी निकालेंगे। तो ये सब क्या है कि हमारे मन में विचार हो रहे हैं। तो यही भास का मतलब क्या अर्थ है, विचार प्रकट करना। ठीक है, विचार प्रकट करना भास का अर्थ होता है। तो
यहाँ पर आप समझ गए। अब विचार पे ज़्यादा लंबी बात नहीं खींचनी कि विचार क्या होता है। मन के भाव जो होते हैं, जो मन के भाव होते हैं वही होते हैं विचार। अध्वानात्मक इकाई बोल सकते हैं, इसमें ध्वनि नहीं होती है। अध्वानात्मक इकाई को क्या कहते हैं? विचार कहते हैं। अब देखो, विचार तो हो गया, भाषा किसे कहते हैं? ये देखो, भाषा की परिभाषा क्या हो सकती है। जैसे विचार हमारे मन में है, ठीक है, हमारे मन में क्या है? विचार हैं। विचार को जब हम आवाज़ के माध्यम से बाहर निकालते हैं, आवाज़ कब आती है? जब हम लोग अपने फेफड़े की जो शरीर की जो वायु होती है वो जब हम मुख से बाहर निकालते हैं। जब हम बोलते हैं ना तो हमारे मुख से वायु निकलती है। आप लोग बोलते रहिए और यहाँ पर हाथ लगा के चेक करते रहिए, देखिए वायु बराबर निकल रही है। तो जो वायु निकल रही है उसी के माध्यम से आवाज़ निकल रही है। तो जो आवाज़ निकल रही है और जिस माध्यम से आवाज़ निकल रही है, ठीक है, जो मन के जो भाव हैं हमारे आवाज़ के माध्यम से बाहर निकलते हैं, तो वो जो माध्यम होता है ना, वो जो माध्यम है, क्या लिख लेते हैं कि वे विचार जो आवाज़ के माध्यम से मुख से बाहर आते हैं, वही माध्यम जो है, वही माध्यम भाषा कहलाता है। वही माध्यम भाषा कहलाता है। यही भाषा की परिभाषा है। मतलब जो वे विचार जो आवाज़ के माध्यम से, तो जो माध्यम है ना, माध्यम यही क्या है? भाषा है। इस पर थोड़ी इंक डालनी पड़ेगी मुझे लग रहा है। वही क्या है? वही भाषा है दोस्तों। तो जो आवाज़ के माध्यम से जो माध्यम होता है वही क्या होती है? भाषा होती है। ठीक है, बस एक सेकंड रुक जाओ भाई। तो क्या होते हैं? जो माध्यम होता है वही होती हैं भाषा। भाषा की विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, कुछ बातें जो है हम लोगों को जाननी चाहिए। भाषा की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? तो भाषा की विशेषताएं, इसको इतना रफ कर लूँ मैं, ठीक है, समझ गए होंगे। तो भाषा की विशेषताएं बहुत सारी होती हैं, लेकिन मैं आपको मुख्य रूप से कुछ बातें बताता हूँ। ठीक है, भाषा की विशेषताएं क्या होती हैं? तो भाषा की विशेषताएं जानो। भाषा की विशेषताएं, भाषा की विशेषता क्या होती है? पहले देखो, ये क्या है? ये एक अर्जित संपत्ति है। अर्जित संपत्ति है ये। देखो, अर्जित संपत्ति का मतलब क्या होता है कि इसको हम लोग अर्जित करते हैं। ये एक अर्जित, मतलब इसको क्या है? हम लोग सीखते हैं, अर्जित करते हैं। जैसे कि आप कहीं भी चले जाएं, ठीक है, जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, आप तमिलनाडु चले जाएं, वहाँ पे कुछ समय रहिए, तो वहाँ की जो भाषा है आप अर्जित कर लेंगे। ठीक है, ये एक सामाजिक मतलब प्रक्रिया होती है और ये इसको अर्जित की जाती है। ठीक है, जैसे आप कहीं भी, जैसे आप उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, आप तमिलनाडु चले जाएं या कर्नाटक चले जाएं, ठीक है, आप कहीं भी, या नेपाल चले जाएं या चाइना चले जाएं, वहाँ 10-12 साल रहिए तो वहाँ की भाषा आप सीख लेंगे। आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे कुछ बहुत सारी चीज़ें आप सीख जाएंगे। तो मतलब क्या है? ये आप अर्जित कर रहे हैं। तो ये क्या होती है? ये एक अर्जित संपत्ति के तौर पे जानी जाती है भाषा। अभी हम लोग हिंदी पे बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग भाषा पे बात कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी पे बात अभी नहीं कर रहे हैं, भाषा। दूसरी बात यह है कि यह परिवर्तनशील होती है। यह जो है परिवर्तनशील होती है। अब परिवर्तनशील होने का मतलब क्या होता है कि इसमें देखिए 1050 के आसपास जो है हिंदी का विकास होना शुरू हुआ था। उसके बाद आप खुद देखिए कि कितने इसमें परिवर्तन आए हैं।
मतलब क्या है, ये परिवर्तनशील है। ये मतलब इसका स्वरूप जो है ना वो रुका हुआ नहीं है, ये इसका बदलता रहता है, ये परिवर्तनशील होती है। आज किसी चीज़ को किसी और तरीके से कहते हैं, कल किसी और तरीके से कहा जाता था, और जो आने वाला समय होगा वहाँ पर किसी और तरीके से कहा जाएगा। तो ये भाषा का स्वरूप होता है जो परिवर्तनशील होता है, ठीक है। ये ठहरती नहीं है, इसमें हमेशा बदलाव होते ही जाते हैं। अक्षरों में भी बदलाव होते हैं, आप देखते होंगे अक्षरों में भी बदलाव होते रहते हैं, और इसमें परिवर्तन बराबर निरंतर होते ही रहते हैं। जितना जितना मतलब समय आगे बढ़ता रहता है, चीज़ें बदलती रहती हैं भाषा के अंतर्गत। तो ये कह सकते हैं कि ये जो है परिवर्तनशील है। और यहाँ पर एक बात और देखते हैं, तीसरा पॉइंट ये है कि इसका मानक रूप होता है, मानक रूप है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, माना कि भाषा जो है वो परिवर्तनशील है, लेकिन इसका एक मानक रूप है। ऐसा नहीं है कि इसका मानक रूप नहीं, मानक रूप मतलब क्या, व्याकरण और लिपि, ठीक है। तो आप ये समझिए कि मानक रूप इसका है तो नियम, भाषा के अंतर्गत नियम चलता है, नियम के हिसाब से ही भाषा चलती है। ऐसा नहीं है कि मैं अगर कहूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैं ऐसे बोलूँ रहा हूँ पढ़ा मैं आपको, तो ये तो अलग हो गया। तो ये भाषा का जो नियम है वो ऐसे ही चलेगा, भाषा का जो नियम मानक रूप। अब जैसे मानक रूप क्या है, व्याकरण, व्याकरण एक क्या होती है, भाषा के रूप में आती है। और लिपि क्या होती है, लिपि जैसे हम लोग जब जैसे कोई भाव है हमारे मन के अंदर, उसको जब चित्रात्मक रूप देते हैं तो वही तो लिपि होती है, ठीक है। तो इसका मानक रूप तो है भाई, इसका क्या है, मानक रूप है। और देखो ये एक बात और है, यह जो है कठिन से सरल की ओर होती है, कठिन से सरल की ओर, कठिन से सरल की ओर है जाती है, ठीक है। अब इसका देखो उल्टा मतलब होता है। मतलब क्या है कि जैसे आप कहीं भी चले जाए, देश विदेश घूम के आए, वहाँ पर कुछ साल रहिए, या आप दक्षिण भारत चले जाइए, तो वहाँ पर जो आपको भाषा लगेगी बहुत कठिन लगेगी। जब आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे ना, जब आप धीरे धीरे सीखने लगेंगे तब आपको पता चलेगा कि यार ये तो सरल हो रही है। मतलब जितना आप सीखते जाएंगे उतनी आपको सरल लगती जाएगी। पहले शुरुआत में आपको, जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी आप जब सीखते हैं तो आपको शुरू में तो बड़ा कठिन लगती है। आप जब कभी स्पीकिंग करने जाते होंगे या कभी जाएंगे, ठीक है, तो जो वहाँ पर पहले से अंग्रेजी बोल रहे होंगे आपको लगेगा क्या मैं भी ऐसी अंग्रेजी बोल पाऊँगा, क्या आपको लगेगा क्या मैं भी ऐसी अंग्रेजी बोल पाऊँगी या पाऊँगा। तो आपको क्या लगेगा, कठिन लगेगा। जब आप सीख जाएंगे तो आपको सरल, यानी जितना सीखते चले जाएंगे उतनी सरल होती चली जाएगी भाषा। ये इसकी प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो ये चार चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए भाषा के बारे में। ये भाषा की विशेषता होती है, ठीक है। संपत्ति अर्जित संपत्ति है, या परिवर्तनशील होती है, मानक रूप होता है इसका, और कठिन से सरल की ओर जाती है। अब यहाँ पर एक बात और समझो, देखो यहाँ पर एक बात यह है कि क्या बताऊँ मैं आपको, भाषा सीखने के लिए, अगर आपको भाषा सीखना है, भाषा सीखने के लिए आपको क्या करना है। देखिए तीन चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है। कौन कौन सी भाषा सीखने के लिए। पहली बात तो यह है कि देखो, पहली बात यह है दोस्तों कि आपको जो है, आपके अंदर पहली बात क्या होनी चाहिए, जिज्ञासा। भाई जिज्ञासा होगी तभी तो आप सीखने जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको उर्दू सीखनी है, तो पहली बात तो आपके अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। अगर भाषा कोई सीखना है आपको, अगर कोई भाषा आपको सीखनी है तो भैया आपके अंदर तीन चीज़ें होनी चाहिए। कौन कौन सी, पहले से जिज्ञासा होनी चाहिए आपके अंदर। अगर आपके अंदर जिज्ञासा या इच्छा नहीं है तो आप क्या सीखोगे जाके। अगर आपसे कोई कह दे कि जाओ तमिल सीखो जाके, आपके अंदर कोई इच्छा नहीं है तो आप क्या जाएंगे। अगर आपके दबाव, आप पर बहुत दबाव बनेगा तो तब आप चले जाएंगे, लेकिन सीख नहीं पाएंगे। आपके अंदर खुद की जिज्ञासा होनी चाहिए भाषा को सीखने के लिए। बहुत लोग सीखते हैं, बहुत लोग उर्दू सीखते हैं, बहुत लोग जैसे कि जो ट्रैवलर होते हैं वो जाके कहीं ना कहीं भाषा सीखा करते हैं। सबका अलग अलग शौक होता है, तो जिज्ञासा होनी चाहिए। दूसरी बात है, खाली जिज्ञासा से ही काम नहीं चलेगा, जिज्ञासा से ही काम नहीं चलेगा, अनुकरण भी करना चाहिए। अनुकरण, अब अनुकरण मतलब क्या हुआ, मतलब पीछे पीछे चलना। तो अनुकरण मतलब क्या हुआ कि जैसा भाई आपके अंदर जिज्ञासा तो आ गई, आपके अंदर जिज्ञासा आ गई, लेकिन आपके अंदर अनुकरण की क्षमता भी होनी चाहिए। जैसे कोई कोचिंग संस्थान में गए कोई भाषा सीखने के लिए, तो आपके अंदर जिज्ञासा थी, आप चले गए, लेकिन फिर क्या हुआ कि आपके अंदर अनुकरण भी करना चाहिए। क्योंकि जो वहाँ से जो आपको समझाएंगे, जो आपको सिखाएंगे, उसको फॉलो भी तो करेंगे आप, उसको फॉलो भी करेंगे, सीखेंगे भी आप उसको। यही अनुकरण हुआ, ठीक है। जो रूल बताए, जैसे बताए वैसे पढ़ना होगा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कि ऐसे से पढ़ना है, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है, तो वही अनुकरण है।
अगर आप कोचिंग अभी ये वीडियो देख रहे हो तो आपके अंदर जिज्ञासा तो थी कि चलो हिंदी का भी वीडियो देख लिया जाए, है ना, लेकिन अनुकरण नहीं करेंगे। जैसे कि जो मैंने अभी तक पढ़ाया इसका आप अनुकरण नहीं करेंगे, ठीक है, फॉलो नहीं करेंगे इसको, तब ये कहाँ आपको आएगी, ठीक है। तो आपके अंदर अनुकरण भी होना चाहिए। दूसरी बात देखो, तीसरी बात जो है वो भी है इम्पोर्टेंट, वो अभ्यास। अब जैसे कि आपने के अंदर जिज्ञासा भी आ गई, आपके अंदर अनुकरण भी आ गया, जिज्ञासा भी आ गई, आपके अंदर अनुकरण भी आ गया, लेकिन अगर आप अभ्यास नहीं करते तो सब बेकार हो जाएगा। आप कितने दिन तक याद रख सकते हैं? आपको अब जैसे कि आप कभी स्पीकिंग कोर्स आपने किया होगा या आगे करेंगे, या किसी जानने वाले के आपने देखा होगा, किया होगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि पहले तो आपके अंदर उसके अंदर जिज्ञासा होती है कि यार मैं स्पीकिंग कर लूँ, अगर काम आ जाएगा, तो स्पीकिंग करने जाता है। वो देखो हिंदी भाषा तो कोई नहीं सीखने जाता है, हिंदी भाषा तो हम लोग की मातृभाषा है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश अगर सीखने जाते हैं तो उसके अंदर जिज्ञासा आई थी, चला गया भाई सीखने, वहाँ पे जो बताए गए, जो रूल नियम बताए गए, जो भी होमवर्क वगैरह दिया गया वो सारे करते रहे। उसके बाद वहाँ पर अभ्यास भी कराया जाता है, आपस में बैठा के डिबेट होती है, ठीक है। आपस में कोई टॉपिक देते हैं तो एक को पक्ष में बोलना होता है, एक को विपक्ष में बोलना होता है, तो ये होता है अभ्यास। तो अभ्यास आपको करना भी ज़रूरी होता है। और यही अगर मान लीजिए कोई जिज्ञासा लेके चला गया स्पीकिंग सीखने और अनुकरण भी किया, लेकिन उसके पास टाइम नहीं है कि वो अभ्यास कर सके, क्योंकि बाहर तो देखिए, जैसे आपके पास क्या है कि आप स्पीकिंग करने जा रहे हो तो माहौल तो आपको कोचिंग संस्थान में ही मिलेगा ना। यहाँ पर मैं बहुत ही मतलब एक अलग हट के बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ हिंदी से मतलब नहीं है, अभी हम लोग भाषा का सामान्य परिचय जान रहे हैं, ठीक है। तो अभ्यास, आपके पास टाइम नहीं, आप जॉब करते हैं तो आपके पास वातावरण तो जॉब या ऑफिस में कहीं है नहीं, आपके दोस्त वगैरह तो बोलते नहीं हैं, तो आपको संस्थान में ही वो वातावरण मिलेगा, तो वहीं पर अभ्यास करना होगा। हालांकि आप अभ्यास घर में भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि न्यूज़ चैनल देखें, कोई भी देखे भाषा समझने के लिए, किसी से बात करें, वो भी अभ्यास में आएगा। तो ये एक जनरली तौर पे बता रहा हूँ कि ऐसा मतलब अभ्यास आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम नहीं है तो अभ्यास आपने नहीं किया, आप चले आए, तो क्या हुआ कि जिज्ञासा अनुकरण तो आपने किया पर अभ्यास नहीं किया। तो आपको आपके पास जो भाषा सीखने की जो कला थी, मतलब भाषा सीखना आप जो चाहते थे वो अच्छे से नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, एक बात और देखो, भाषा का विकास क्रम क्या होता है ये भी जान लो। भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास क्रम क्या होता है? भाषा का विकास क्रम, देखो भाषा के विकास क्रम क्या होता है कि ये देखो रीजनिंग में भी लगाने को आता है ये कभी कभी। तो देखो क्या करता है, देखो भाषा का विकास क्रम, भाषा का विकास कैसे होता है? पहले आदमी क्या करता है, सुनता है, पहले व्यक्ति है वो सुनता है, ठीक है। फिर दूसरे नंबर पे क्या करता है, वो बोलता है, और तीसरे नंबर पे क्या करता है, वो पढ़ता है, और चौथे नंबर का क्या करता है, वो लिखता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पढ़ना लिखना कैसे डिसाइड करेंगे कि पहले पढ़ता है कि लिखता है? हो सकता है पहले लिखता हो तब पढ़ता हो। भाई उसने देखो सुनना स्टार्ट किया, फिर बोलना स्टार्ट किया, सुनना बोलना लिखो यहाँ पे, सुनता नहीं, सुनना और बोलना, ठीक है। पढ़ना तो लिखना, हाँ यार ऐसे लिखो। अब क्या है, लिखना, सॉरी पढ़ना। पहले पढ़ता है वो। देखो आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी, आप लोगों ने दोस्तों एक चीज़ ज़रूर देखी होगी कि जब आपने देखा होगा कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ लेते हैं लिख नहीं पाते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो लिख लेते हैं पढ़ नहीं पाते हैं। अब लिखने पढ़ने वाले में किसका नाम है कि बहुत लोग क्या करते हैं, पेपर पढ़ लेते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं, उनको आदत होती है, उसको पढ़ते जरूर है, पूरा पेपर अच्छे से पढ़ते हैं। अगर आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन वो करंट अफेयर का बहुत नॉलेज रखते हैं आसपास लोगों का, लेकिन वो लिख नहीं पाते हैं। कुछ लोग लिख लेते हैं, जैसे कि कुछ लोगों को साइन करना सिखा दिया जाता है, जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जो या फिर दादा दादी रहे हैं, उनको साइन करना सिखा दिया जाता है कि भैया देखो ऐसे साइन कर लिया करो, बस अंगूठा मत लगाया करो। तो साइन करना सिखा दिया है, लेकिन पढ़ना उनको नहीं आता है, ठीक है। तो पहले क्या है, पढ़ना फिर लिखना। अच्छा, एक मैडम मॉन्टेसरी है, उनके अनुसार क्या है, पहले लिखना है बाद में पढ़ना है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैडम मॉन्टेसरी के अनुसार क्या है, पहले लिखना है बाद में पढ़ना है। लेकिन जनरली बुक्स में क्या लिखा हुआ है, सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ये भाषा का विकास क्रम होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं अगली चीज़, यहीं पे देख लेते हैं, थोड़ी सी समझाने वाली बात है कि ये जो भाषा होती है, भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा के कितने प्रकार हैं। तो भाषा की देखो प्रकार देखो यहाँ पर, भाषा के
प्रकार। अब भाषा के जो प्रकार होते हैं वो होते हैं दो, मौखिक और लिखित, लेकिन यहाँ पर पढ़ते हैं हम लोग तीन। एक तो होता है देखो लिखित, भाषा के प्रकार हैं ये। एक होता है मौखिक, मौखिक देखो, पहले मौखिक देखो, और दूसरा लिखित, और तीसरा एक पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं सांकेतिक। यार देखो मैं चल रहा है वीडियो, ठीक है। सांकेतिक, अब यहाँ पर समझो, ये जो मौखिक भाषा होती है, जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा है। मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, ये मौखिक भाषा हो गई। और मौखिक भाषा मतलब क्या, आदमी जब बातचीत करता है ना किसी के बारे में, या फिर आपस में बात कर रहे हैं, तो वो मौखिक भाषा हो गई है, मौखिक रूप से। और लिखित भाषा क्या होती है, जो लिखने वाली हो, मतलब कि मैं आपको लिख के दूँ कुछ, या आप मुझे कुछ लिख के दें, तो वो लिखित भाषा हो जाती है। भाई मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हैं, तो वो लिखित भाषा हो गई। आप बोल रहे हैं, सॉरी, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हैं, वो क्या है, वो है आपकी मौखिक भाषा। अब कठिन भाषा तो सांकेतिक होती है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एक पॉइंट लिखते हैं कि सबसे सरल भाषा होती है ये सभी लोग लगभग जानते हैं, सबसे सरल। अगर आपसे ये क्वेश्चन बनता है कि सबसे सरल भाषा कौन सी होती है, तो आपके ये तीन ऑप्शन होंगे, तो मौखिक लगाना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई पढ़ने लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कि एक से एक मतलब एक से एक मंदबुद्धि व्यक्ति भी आपकी बात समझ जाता है कभी कभी, जब आप उसको समझाते हैं अच्छे से कायदे से कि भैया मैं ये कह रहा हूँ कि दरवाज़ा खोल दो, तो वो समझ जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि मौखिक भाषा के लिए पढ़ना लिखना जरूरी नहीं है। तो इसमें क्या होता है कि आप आसानी से समझा सकते हैं, वो भी आपको आसानी से समझा सकता है। वो क्या है, मौखिक भाषा है, इसीलिए सबसे इसको सरल बोलते हैं। और देखो लिखित भाषा क्या है, लिखित भाषा क्या है कि ये कठिन भी है और सरल भी है, ठीक है। तो यहाँ लिखो सरल भी, सरल भी और कठिन भी। अब देखो सरल भी और कठिन भी का मतलब क्या हुआ, सरल भी और कठिन भी का मतलब दोस्तों ये हुआ यहाँ पर कि भाई देखो, जिसको पढ़ना जिसको लिखना आता है उसके लिए तो सरल है, और जिसको नहीं आता उसके लिए तो कठिन है। जैसे कि मान लो कि मैं किसी को लिखित में कुछ दूं, ठीक है, मैं किसी को लिखित में कुछ दूं, कुछ पत्र लिख दिया मैंने किसी को। अब भैया क्या, उसको तो लिखित पढ़ना ही नहीं आता है, तो पढ़ना नहीं आता तो वो लिखित भाषा कठिन नहीं हो जाएगी, लिखित भाषा कठिन हो जाएगी। जैसे कि मुझसे कोई कहे कि यार आप जो है ये जो बोल रहे हो ना, ये लिखित में लो, लिखित में दो मुझे ये। तो लिखित में जब मुझे लिखना ही नहीं आता है तो मैं कैसे लिखूंगा। हाँ भाई मैं बोल रहा था आप सुन लीजिए, लेकिन लिखित में मांगता है कि मुझे पढ़ना ही नहीं आता, तो उसके लिए लिखित भाषा कठिन नहीं हो जाएगी। और जिसको देखो जिसके लिए मैंने पत्र लिखा है उसको पढ़ना आता है, तो भैया उसके लिए लिखित भाषा आसान हो जाती है। और मुझसे अगर कोई कहे कि लिखित भाषा में दो, लिखित में दो, तो मुझे लिखना आता है, तो मेरे लिए बहुत आसान है। अच्छा आपको बड़ा हल्का लग रहा होगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे कोई कहे कि उर्दू में लिख के दो, तो आपके लिए लिखित भाषा कठिन नहीं हो जाएगी, है कि नहीं भाई। जिससे जो भाषा आपको आती है वही वो लिख पाएंगे ना, तो लिखित भाषा सरल। और जिसको उर्दू आती है, जैसे दो व्यक्ति हैं ए और बी, किसी से कहा जाए कि भैया जो है ये जो सामने जो एक गाय खड़ी है इस पर निबंध लिख दो उर्दू भाषा में, तो जिसको उर्दू आती होगी उसके लिए सरल होता होगा, उसके लिए सरल हो जाएगा, ये भाषा सरल हो जाएगी, आपके लिए कठिन हो जाएगी। तो ये भाषा कैसी है, ये लिखित भाषा जो होती है सरल होती है और कठिन भी होती है, ठीक है। अब सांकेतिक भाषा कठिन होती है, सबसे कठिन सांकेतिक भाषा ही होती है। सबसे कठिन क्या होती है, सांकेतिक भाषा होती है। क्यों? देखिए सांकेतिक भाषा क्या होता है कि इसमें आपको सीखना पड़ता है। जैसे अभी एक मैं आपको बहुत ही अच्छा एग्जांपल दूं, जैसे कि इस समय क्या चल रहा है, आप जब डीएल बनवाते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, तो आपको एक ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ता है। तो ऑनलाइन एग्जाम में जब बैठते हैं तो वहाँ पर आपको कुछ चिन्ह दिखाए जाते हैं और नीचे ऑप्शन लिखे होते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो वहाँ पर आप लोग गलती कर जाते हैं, बहुत लोग तो फेल होते हैं, बहुत अच्छे लोग पास ही नहीं कर पाते हैं उसको, अच्छे लोग पास नहीं कर पाते हैं वो जो डीएल का जो एग्ज़ाम होता है। सांकेतिक भाषा, जैसे आप कभी रास्ते में जा रहे होते हैं, तो रास्ते में आप देखते हैं कि जो पेट्रोल पंप अगर है 1 किलोमीटर आगे, पेट्रोल पंप अगर 1 किलोमीटर आगे है, ठीक है, 1 किलोमीटर पेट्रोल पंप आगे, तो पहले से देखो उसके एक चिन्ह लगा होता है सांकेतिक भाषा के रूप में कि देखो भैया आगे जो है 500 मीटर पर या 1 किलोमीटर पर पेट्रोल पंप है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वो सांकेतिक भाषा है। अच्छा एक ऐसी लिपि भी है जो सांकेतिक भाषा में है, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है,
तो सांकेतिक भाषा कठिन होती है। इसमें क्या होता है, संकेत बने होते हैं, संकेत होते हैं। जैसे कि आप कभी फुटबॉल खेले, हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, जहाँ पर एम्पायर क्या है, बोलता नहीं है कि भैया जो है हैंड हो गया है या कैरेट हो गया है, ठीक है। हॉकी में कैरेट होता है जब पैर में लगती है बॉल, तो क्रिकेट में अगर 6 लगा है तो वो इशारा करता है, आउट है तो वो इशारा करता है, तो बोलता नहीं है मुझसे कि तुम आउट हो गए हो, वो खाली इशारा करता है। तो वही सांकेतिक, और सांकेतिक भाषा को सीखना पड़ता है, ठीक है। सांकेतिक भाषा को सीखना पड़ता है। जैसे हवलदार है या कोई ट्रैफिक पुलिस वाला है, तो वो चौराहे पे खड़ा होता है, वो ऐसे से करता है, कहीं ऐसे करता है, तो वो सब सांकेतिक भाषा है। हालांकि वो तो हमारे डेली रूटीन में आ गया है तो हम लोग जान जाते हैं, वरना कोई नया कोई लेके आओ तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्या कह रहा है। सिग्नल होते हैं वो भी सांकेतिक भाषा के रूप में कार्य करते हैं। ट्रैफिक सिग्नल हैं या ट्रेन के जो सिग्नल होते हैं, अब तो हम लोग जान रहे हैं, ग्रीन सिग्नल हुआ है, रेड सिग्नल हुआ है, वो तो जानते हैं हम लोग, क्योंकि सीख गए हैं, बचपन से देखते आ रहे हैं। तो क्या करते हैं, जैसे कि सिग्नल लगा हुआ है और ट्रैफिक सिग्नल है, बहुत लोग ट्रैफिक सिग्नल अभी भी नहीं जानते हैं, अभी भी नहीं जानते हैं अच्छे से क्या रूल होता है। तो वो सब क्या है, सांकेतिक भाषा है। जैसे रोड है, ट्रैफिक सिग्नल है, ठीक है, रोड है और ट्रैफिक सिग्नल है और रेड है, और नीचे जो पट्टी लगी होती है ना, वो जहाँ पर गाड़ी क्रॉस कर जाती है तो चालान हो जाता है, तो वो भी एक सांकेतिक भाषा के रूप में कार्य करता है। वो भी एक सांकेतिक भाषा है कि भैया देखो इसके बाहर नहीं निकलना है, क्योंकि हर चीज़ आपको बताई या बोल के या लिखित रूप में आपको दी नहीं जा सकती है। आपके लिए कुछ संकेत बने हुए हैं, समझिए इस चीज़ को। और यही सब चीज़ें जो है ड्राइविंग लाइसेंस में आपसे पूछता है, कंप्यूटर पे जब एग्जाम होता है। मतलब जहाँ पर वो रोड सड़क नहीं होती है जिस पे पट्टी पड़ी होती है लंबी लंबी, उसके आगे गाड़ी निकाल देंगे तो चालान हो जाएगा अगर रेड सिग्नल है तो वो सब सांकेतिक भाषा के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, आगे होगा कि सबसे कठिन भाषा होती है सांकेतिक भाषा। अब इसको पूरा रफ करते हैं, आगे चलते हैं। देखो अब यहाँ पर एक चीज़ देख लो, कुछ क्वेश्चन आपसे बनते हैं, बोली, भाषा, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, इसके बारे में क्वेश्चन आपसे बनता है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। यार मार्कर कहाँ चला गया, अच्छा जेब में ही रखा है। देखो तो यहाँ पर पहले हम लोग समझ लेते हैं बोली, बोली हो गई, ठीक है, और ये भाषा है और ये मातृभाषा है। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा आपको मैं, मातृभाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, ठीक है, राष्ट्रभाषा। अब देखो यहाँ पर बोली क्या होती है, भाषा क्या होता है, मातृभाषा क्या होती है, राजभाषा क्या होती है, राष्ट्रभाषा क्या होती है, ये आपसे क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन बन जाता है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, बोली किसे कहते हैं, आपके सामने आऊँ तो ऑप्शन होंगे। तो बोली किसे कहते हैं, शॉर्टकट में लिखूँ मैं तो बोली कहते हैं जिसका जो है क्या बोलते हैं, बोली किसे कहते हैं जिसका मतलब बहुत ही छोटे, बहुत ही कम एरिया में बोली जाती है बोली। बोली का जो क्षेत्र होता है वो विस्तृत नहीं होता है। देखो क्षेत्र जो होता है विस्तृत नहीं होता है, विस्तृत नहीं होता है। देखो मैं समझा दूँ क्या कह रहा हूँ मैं। देखो बोली जो होती है, जैसे कि आप कभी मोहल्ले में रहते हैं तो मोहल्ले की देखिए आप भाषा, यहाँ पे भाषा का शब्द का प्रयोग करूँगा, ठीक है। जब आप मोहल्ले में रहते हैं कहीं तो वहाँ भाषा जो चलती है ना वो अलग होती है। आप वही अगर आप स्कूल में चले जाएँ तो वो अलग हो जाती है। तो जो आप मोहल्ले में बोलते हैं या अपने घर में बोलते हैं वो होती है बोली। वो क्या होती है, बोली। जैसे आप किसी गाँव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर देखिए आप अलग भाषा का, अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। दोस्तों के साथ हॉस्टल में रहते हैं तो आप अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो वो बोली होती है, ठीक है, बोली होती है। वो क्या होती है, बोली। जैसे आप ऐसे समझो, अब बोली का क्षेत्र इतना भी छोटा नहीं होता है कि 5-10 किलोमीटर में सिमट जाए। जैसे कोई टाउन है, टाउन, ठीक है, जैसे आप लखनऊ की समझ लो, लखनऊ की जो क्या है वो बोली है वो, ठीक है। जैसे अमा यार बोलते हैं, अमा यार यहाँ जाओ, अमा यार वहाँ जाओ, अमा जो करके बोलते हैं ना, तो बोली में आता है, वो भाषा नहीं है, वो बोली है। तो बोली का क्षेत्र जो होता है बहुत व्यापक नहीं होता है। और वही अगर बोली का क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता है तो वो भाषा को रूप ले लेता है, ठीक है, भाषा को रूप ले लेता है। जैसे आप गाँव में बैठे हैं तो गाँव में आप जैसे कि कोई शहर है, जैसे लखनऊ में है, लखनऊ, ठीक है, लखनऊ बहुत बड़ा महानगर है।
तो लखनऊ में अगर लखनऊ के आसपास देखो इटौंजा वगैरह है, उससे उसके और दूर जाओ, बाराबंकी वगैरह और दूर चले जाओ, तो वहाँ पे गांव भी हैं। तो वहाँ पर जो भाषा है वो लखनऊ से अलग है। तो मैं भाषा का प्रयोग इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बोलने के लिए हम लोग भाषा ही कहते हैं, ठीक है। तो लखनऊ के अगर आप आसपास जाओगे गांव में, तो वहाँ पर जो भाषा वो अलग है। तो वही जो भाषा उसी को बोली कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, बोली कहते हैं, ठीक है। तो क्षेत्र विस्तृत बोलो इसको, बहुत बड़ा क्षेत्र, बहुत बड़ा क्षेत्र, ठीक है। अब बहुत बड़ा क्षेत्र मतलब भाषा मतलब क्या हुआ कि जैसे ये जो लखनऊ में जो क्या चलता है, अमा यार बोलते हैं, अमा यार बोलते हैं, ठीक है। यही अगर मान लीजिए कि बहुत जगह लखनऊ, दिल्ली और मतलब पूरे यूपी में चलने लगे अमा यार, पूरे यूपी में ही चलने लगे, तो भाषा हो जाएगी, इतना समझिए आप। तो भाषा का जो है रूप जो है वो विस्तृत होता है, बहुत बड़ा रूप होता है भाषा का, ठीक है। तो तमिल क्या है, भाषा है, तेलुगु भाषा है, वो बोली नहीं कह सकते क्योंकि वो पूरी राज्य में बोली जाती है। तो आप ऐसा समझो किसी अगर पूरे राज्य में अगर बोली जा रही है तो भाषा का रूप ले लेगी वो, ठीक है। जैसे अमायार हम लोग बोलते देते हैं, अमायार एक मजाक के तौर पे, लेकिन अगर पूरे उत्तर प्रदेश में चलने लगे, चाहे मथुरा हो, चाहे आगरा हो, चाहे मुरादाबाद, चाहे मेरठ हो, चाहे लखीमपुर जिला खीरी हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे हरदोई हो, हर जगह चलने लगे तो वो बोली की नहीं भाषा का रूप ले लेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर बोली और भाषा में आपको अंतर समझ में आ गया होगा कि जो भाषा होती है तो वो देखो हिंदी भाषा है ना, हिंदी भाषा का, क्योंकि हिंदी का बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र हिंदी का है, समझ में आ गया होगा। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है भाषा का। मातृभाषा क्या होती है, माता के मुख से, माता के मुख से, देखो मातृभाषा मतलब क्या होता है, जो माता के मुख से निकले। इसमें जो भाषा का जो विकास होता है वो या तो परिवार में होता है या आसपास के सामाजिक जो पर्यावरण है उससे होता है, तो मातृभाषा होती है। अच्छा, हम लोगों को हिंदी है वो मातृभाषा कहलाती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं कभी न कभी वो क्या है, वो हिंदी ही बोलते थे, हिंदी ही बोलते थे पहले, वो अंग्रेजी वगैरह नहीं बोलते थे, हिंदी ही बोलते थे। बहुत साल पहले की बात है, 100, 200, 300, 400, 500, वो सब पहले की बात है, तो हिंदी ही बोलते थे। तो हमारे पूर्वज हिंदी ही बोलते थे। तो क्या हुआ कि वो परिवार का अगर मान लेते हैं हम लोग, तो जैसे कि एक पूरा जो हमारा भारत वो एक घर मान लेते हैं, वो एक घर मान लेते हैं, और घर में पहले रहते थे इतने सारे लोग। तो अब यहाँ पर मातृभाषा की परिभाषा क्या कह सकते हैं कि जो माता के मुख से निकले या परिवार, जिस भाषा का विकास परिवार में हो, तो ये अगर हम लोग परिवार मान लेते हैं तो यहाँ पर हिंदी बहुत जगह बोली जाती है, ज़्यादातर लोग हिंदी बोलते हैं यहाँ पर, तो इसलिए इसको मातृभाषा बोलते हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ठीक है। तो ये माता के मुख से निकलती हो या परिवार में इसका विकास हो। अब माता से मुख से मतलब क्या, कि माता मतलब समझे नहीं आप लोग, जैसे कि जब माँ भाषा नहीं सिखाती है तो माँ के मुख से जो भाषा हम लोग सीखते हैं, जो माँ बोलती है हम लोग बोलते हैं बचपन में, ठीक है। जब छोटे होते हैं जो माँ बोलती वही हम लोग सीख लेते हैं। अगर जैसे बोलते नहीं है कि घर में अगर गाली गलौज होती तो हम लोग गाली गलौज करना सीख जाते हैं, ऐसे बोलते नहीं हैं। तो ये क्या है कि परिवार में ही विकास होता है इस भाषा का। और जो अब घर के आसपास 2-3 मकान और भी हैं, जैसे बोलते नहीं है कि पर्यावरण अगर अच्छा नहीं है तो बच्चा भी गाली गलौज करने लगता है। तो अच्छा पर्यावरण के लिए अब इसका प्रभाव तो आप समझ गए होंगे। तो जो आसपास के घर बने हैं वो भी जो आसपास का समाज है वहाँ से जो है ये भाषा सीखी जाती है, तो उसको बोलते हैं मातृभाषा, ठीक है। राजभाषा किसे कहते हैं समझो, राजभाषा और राष्ट्रभाषा ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर आपको समझना चाहिए। राजभाषा किसे कहते हैं, देखिए किसी भी देश का जो शासन है, जो प्रशासन है, वो किस भाषा में चल रहा है, वो किस भाषा में चल रहा है, वही होता है राजभाषा, ठीक है। किसी देश या राज्य भी बोलते हैं, राज्य के प्रशासन की भाषा, ठीक है। मतलब जो हमारा जो जैसे कि संघ है, जो केंद्र सरकार है, उसमें जो भी बातें जो भी कुछ होता है वो हिंदी भाषा में होता है। जितने भी प्रशासन हैं, जितने भी चीज़ें निकलती वो हिंदी भाषा से निकलती हैं, तो इसलिए वो राजभाषा के नाम से जानी जाती है, वो राजभाषा के नाम से जानी जाती है। अपने देश की, हमारे भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। राजभाषा है हिंदी, तो हिंदी में सारे प्रशासन चलते हैं, ठीक है। हिंदी में जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रशासन जो है हिंदी में चलते हैं। तो हिंदी में जो भी, जैसे कि हमारा जो सरकार नहीं है और
अरे प्रशासन का आप मतलब समझ रहे होंगे, जितनी भी कार्य प्रणाली होती है, शासन देश का होता है, किस भाषा में चल रहा है, ठीक है, तो वो चलता है। क्योंकि जितनी भी डिबेट वगैरह होती है हिंदी में होती है, आपने देखा होगा संसद में, लोकसभा राज्यसभा में, तो वो हिंदी में होती है। तो इसलिए हिंदी, हालांकि कुछ लोग अंग्रेजी बोलते हैं, एक अलग बात है, लेकिन राजभाषा का दर्जा प्राप्त है हिंदी को, ठीक है। अभी इसको अभी देखेंगे हम लोग इसके बारे में, जब संवैधानिक विकास पढ़ेंगे इसका। राष्ट्रभाषा क्या होती है कि किसी देश में अधिकतम लोग जिस भाषा को बोलें, ठीक है। तो देखो, जैसे कि मान लो कि एक कोई देश है इतना बड़ा, जैसे कि मान लो कि एक देश है, ए देश है कोई, ठीक है, ए देश है, और इसमें जनसंख्या कितनी है, 100 जनसंख्या है। तो अगर 90 लोग कोई भाषा बोलते हैं तो उस भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा, 90 लोग। अब यहाँ पर कोई मानक नहीं है कि 90% या 80%, मतलब अधिक से अधिक लोग बोले, अधिक से अधिक। अब कम से कम 90% या 95% तो आप अंदाज़ा लगा लो, ठीक है। तो उतने लोग अगर बोले, 80% भी बोलते तो भी राष्ट्रभाषा हो जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या है कि अपने भारत में क्या है कि हिंदी यहाँ बोली जाती है, उत्तर भारत में या मध्य भारत में बोली जाती है, और बाकी जगह आप देखो कौन कौन सी भाषाएं चलती हैं। दक्षिण भारत में तो अलग ही भाषा चलती है, आप समझ ही नहीं पाएंगे क्या कह रहे हैं वो, है ना। तो इसलिए हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है। राजभाषा के रूप में हम लोग हिंदी को जानते हैं। राष्ट्रभाषा हमारे देश की कोई भी नहीं है, ठीक है, कोई भी राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है। अब आते हैं एक चीज़ और, देखो, भाषा हो गया, मातृभाषा हो गया, राजभाषा, राष्ट्रभाषा। अब देखो एक चीज़ और, यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाले हैं कि अब भाषा हम लोगों ने देख लिया क्या होती है। अब आते हैं हम लोग सीधे डायरेक्ट अपनी भाषा हिंदी पर। तो हिंदी पर अब बात करेंगे हम लोग, इसको पहले रफ करते हैं। अब हम लोग पहले बात करें, अब बात करेंगे हिंदी पर। अब आते हैं हम लोग हिंदी। भाषा हम लोगों ने पढ़ा, भाषा को समझ लिया, अब हम लोग भाषा में हिंदी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग जाहिर सी बात है हिंदी पढ़ने वाले हैं, तो भैया अब हम लोग हिंदी पढ़ेंगे। देखो दोस्तों, हिंदी क्या है, हिंदी को अगर दृष्टिकोण के आधार पर बांटें तो 3 भागों से बांट सकते हैं, ठीक है, 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला देखो कौन सा है, पहला है आपका एक ऐतिहासिक। भाई हिंदी पढ़ने जा रहे हैं तो हिंदी के बारे में कुछ बातें जान तो लें, है कि नहीं। तो ऐतिहासिक दृष्टिकोण कि हिंदी आई कैसे, हिंदी कैसे बनी, ये हिंदी कैसे बन गई। तो देखो हिंदी कैसे बनी, जो सारी भाषा की, देखो सभी भाषाओं की जननी क्या है, संस्कृत है। तो भाषा की जननी क्या है, संस्कृत है, इसको मूल भाषा कहते हैं, ठीक है। भाषा की जननी संस्कृत। अब देखो बहुत साल पहले की बात है, संस्कृत 2 भागों में बटी थी, बहुत साल पहले की, 1-2 साल या 100-200 साल की बात नहीं हो रही, हज़ारों साल की बात हो रही है यहाँ पर। तो वहाँ पर 2 भागों में बटी थी। एक संस्कृत थी वैदिक संस्कृति, वैदिक, और एक थी लौकिक, वैदिक और लौकिक संस्कृत थी। तो वैदिक संस्कृत क्या थी, इसमें वेदों की रचना हुई, भाई वेदों की रचना हुई, उपनिषदों की रचना हुई, और इधर कौन सी थी, देखो ये बहुत ही उच्च वर्ग के लोग बोलते थे, ठीक है। और ये जो लौकिक भाषा थी ये आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी, ठीक है। क्या थी ये, आम लोगों की बोलचाल की भाषा। आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी ये। क्यों, क्योंकि ये साहित्यिक दृष्टिकोण से थोड़ी सरल थी। अब जब सरल थी तभी तो आम लोग बोलेंगे उसको, भैया उच्च वर्ग के लोग कहाँ बोल देंगे उसको। देखिए एक बात आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा, जो हिंदी के जो बहुत ही योग्य व्यक्ति होते हैं
उनकी जो हिंदी बोलने का तरीका होता है वो अलग होता है, और जो हम लोग बोलते हैं वो अलग बोलते हैं। जैसे अंग्रेजी ही समझ लो, अंग्रेजी के जो बहुत बड़े जो ज्ञाता होते हैं वो अंग्रेजी जो बोलेंगे ना, आप अच्छे अच्छे अंग्रेजी उनकी समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो, अच्छा, दो प्रकार की भाषाएं होती हैं, एक जो होती कठिन होती है, एक सरल होती है। तो क्या होता है कि जो सरल होते हैं वो वही हम लोग अपनाते हैं, क्योंकि सरल चीज़ें जल्दी सीखने में आ जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि अंग्रेजी में जैसे कि तथा बोल दिया, या फिर कुछ शुद्ध, जो शुद्ध हिंदी बोलते हैं, तो शुद्ध संस्कृत इसमें थी, ठीक है, इसमें शुद्ध संस्कृत नहीं थी। अब इसमें देखो क्या हुआ कि इसमें रामायण और महाभारत की रचना की गई। तो ये साहित्यिक दृष्टिकोण से थोड़ी सरल थी, इसलिए इसमें ज़्यादा लोग, आम लोगों की बोलचाल की भाषा थी। रामायण और महाभारत की रचना इसमें हुई, रामायण और महाभारत की रचना हुई, महाभारत की रचना, ठीक है। तो ये सरल भाषा थी। अब क्या दोस्तों हुआ कि इसमें जो है, अब सरल भाषा थी, लोग नए नए जुड़े, तो इसका कुछ रूप बिगड़ा। तो रूप, अब लौकिक संस्कृत का रूप बिगड़ा, तो ये रूप बिगड़ने पर क्या बनी, इसके बाद देखो कुछ परिवर्तन हुआ, कुछ परिवर्तन हुए, बन गई प्राकृत, पाली, पाली भाषा का जन्म हुआ। अब पाली भाषा का जन्म हुआ, आपको पता होगा कि जो बौद्ध धर्म के जो लोग थे वो पाली भाषा बोलते थे, ठीक है। तो ये बौद्ध धर्म की भाषा थी, इतना लिख लो, ये जीएस का भी क्वेश्चन बन जाएगा। बौद्ध धर्म की भाषा थी, ठीक है, पाली। कुछ और रूप परिवर्तित हुआ, कुछ और बिगड़े लोग, मतलब कुछ और शब्दों का बिगड़ा, शब्द जो है बिगड़े, कुछ और रूप इसका बदला। तो उसके बाद क्या बन जाएगी, ये प्राकृत। जैन धर्म की भाषा थी ये, ठीक है। अब यहाँ पर मैं हल्का सा हाईलाइट कर दूंगा, यहाँ पर ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये पाली भाषा का जन्म हुआ, फिर प्राकृत भाषा का जन्म हुआ, फिर इसके बाद आया अपभ्रंश, कुछ और रूप बिगड़ा। अब को रूप ज़्यादा ही बिगड़ गया था, ठीक है, ज़्यादा ही बिगड़ गया था। तो अब आता है अपभ्रंश। अपभ्रंश, अब देखो अपभ्रंश से एक क्वेश्चन बनता है कि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है। तो विकृत रूप, यानी बिगड़ा हुआ रूप बोलते हैं इसको। तो रूप बिगड़ते चले गए और जन्म, नई नई भाषाओं का जन्म होता चला गया, तो अपभ्रंश आता है। क्या आता है भाई, अपभ्रंश आता है। फिर अपभ्रंश में और रूप बदला, और परिवर्तन हुए, तो क्या हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश। और इसके बाद और रूप बदले, तो आपकी हमारी सबकी प्यारी हिंदी आती है। सौरसेनी अपभ्रंश के बाद अभाट्य भी आता है। अभाट्य को कभी कभी ज़्यादातर नहीं गिनते हैं, ठीक है, लेकिन बता दिया मैंने आपको कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, अभाट्य, फिर हिंदी, ठीक है। लेकिन अभाट्य को मैंने नहीं बताया क्योंकि अभाट्य कभी कभी ज़्यादातर आता ही नहीं है। मैं देख लूँ, एक बार चेक कर लूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हिंदी। अब देखो वीडियो हो गया लंबा, अब इसको करना पड़ेगा एडिट, क्योंकि 33 मिनट 7 सेकंड के बाद ये एकदम से कट मारता है, दो भागों में बढ़ जाता है। अब इसको एडिट करना पड़ेगा। अब मैं आपको डेट बताऊं, ये वीडियो बन रहा है कब, आज तारीख कितनी है यार, 23 तारीख है क्या, आज सुबह 6 बजे। अब देखो ये कब तक अपलोड होता है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि हिंदी भैया ऐसे आई, कैसे आई, ऐसे हिंदी आई। अब ये भाषा क्यों नहीं बढ़ी भाई, ये कठिन थी तो भाषा बढ़ी ही नहीं, ये कठिन थी, ठीक है, कठिन थी, बढ़ी ही नहीं। जो सरल थी उसमें चेंजेस होते चले गए। आज जो हम लोग हिंदी पढ़ते हैं उसका कभी जो रूप क्या था, वो संस्कृत का लौकिक रूप था। तो आपको, आपसे कभी कभी क्या होता है, पेपर में आता है तो आपको अच्छा पेपर जो होगा ना उसमें क्रम लगाने का होता है कि सही व्यवस्थित क्रम करिए। तो आपको क्रम लगाना है कि लौकिक संस्कृत के बाद क्या आएगा, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौरसेनी अपभ्रंश, हिंदी। अब देखो
हिंदी का विकास किससे हुआ है, आपको लगाना है सोर्स यानी अपभ्रंश। सोर्स यानी अपभ्रंश ना हो तो अपभ्रंश लगाना होगा। जो चीज़ नहीं होगी उसके ऊपर आप लगा देंगे। लेकिन अब ये है कि अब ये सब ना हो तो ऐसा हो, तब क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। जब ये सब ना हो आपके पास, या तो अगर अवहट्ट हो तो अवहट्ट लगा देना, ठीक है। हिंदी अगर आप अवहट्ट ज़्यादातर हो तो अवहट्ट को आप पढ़ते ही नहीं है, मतलब खत्म ही कर दिया गया समझ लो, वो तो किताबों में आता भी नहीं है अवहट्ट। तो हिंदी जो है किससे बनी है, तो आपको लगाना है सोर्स यानी अपभ्रंश। ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स यानी अपभ्रंश नहीं होगा तो आपको अपभ्रंश लगा देना है। अगर ये सारे ऑप्शन लगाएं, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी का विकास किससे हुआ है, तो लगा हो पाली, प्राकृतिक, अपभ्रंश, और आपके सामने ऑप्शन हो अपभ्रंश, तो आप अपभ्रंश को टिक करेंगे। लेकिन अगर ऑप्शन हो इन सभी से, तो इन सभी से कर दीजिएगा, ठीक है। विकास तो भाई ऐसे ही हुआ है। चलिए अब हम लोग बात यहाँ पे कर लेते हैं भौगोलिक दृष्टिकोण। भौगोलिक दृष्टिकोण, देखो भौगोलिक दृष्टिकोण का मतलब ये हुआ है कि हिंदी मतलब कहाँ कहाँ बोली जाती है, इसका मतलब ये हुआ। तो आप ऐसे समझ लो मौखिक रूप से कि जो गंगा यमुना के जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर हिंदी बोली जाती है। जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, और क्या हो गया, झारखंड, और हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो यहाँ हरियाणा, तो यहाँ पर जो है हिंदी बोली जाती है, ठीक है। अब आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है संवैधानिक या राजनीतिक दृष्टिकोण, ठीक है। दृष्टिकोण लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखो, हमने बताया आपको कि हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी जो है राजभाषा है। अब हिंदी जो है, हिंदी का संविधान में 2 बार वर्णन आया। एक तो आया है, देखो हमारे संविधान में क्या है कि 12 अनुसूची है, पहले 8 अनुसूची थी, फिर 4 जोड़ी गई, तो 12 अनुसूची है, जिसमें से 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। तो देखो 8वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम लोग 8वीं अनुसूची, बाईस भाषाओं का वर्णन है, ठीक है। 22 भाषाओं का वर्णन है। अब यहाँ पर एक चीज समझो दोस्तों, 22 भाषाओं का वर्णन है, तो यहाँ पर जितनी 22 भाषाएं हैं ना, सबको बराबर का दर्जा मिला। अगर मान लीजिए सैलरी मिले इनको, अगर मान लीजिए इनको 22 भाषाओं को सैलरी दी जाए तो सबको बराबर दी जाएगी, 1 रुपये ना इधर ना उधर। 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, सभी 22 जो भाषाएं हैं वो सारी की सारी बराबर है, सब में जो है कोई भी भेदभाव नहीं है। तो ये 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, ठीक है। और आगे देखो, फिर जो है हमारे संविधान में भाग कितने हैं, 22 भाग है ना, 22 भाग हैं। तो भाग, दूसरा पॉइंट देखो, पहला ही पॉइंट ये देखो, दूसरा पॉइंट ये देखो, भाग 17 में, अब भाग 17 में अनुच्छेद जो है, इसमें देखो ऐसे करो, आर्टिकल, अब हिंदी पढ़ रहे हैं तो आर्टिकल नहीं लिखेंगे, अनुच्छेद 343 से 352 नहीं 351, क्योंकि 52 में तो आपातकाल लग जाएगा, 351, ठीक है। तो इसमें बताया गया है हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है। तो हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला है, इसमें विशेष दर्जा मिला है, ठीक है। इसमें विशेष दर्जा मिला है कि हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। बाकी जो 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाओं का वर्णन है, उसमें हिंदी हो चाहे कोई और अन्य भाषाएं हो, उनको समान दर्जा मिला है। लेकिन जो भाग 17 है, अनुच्छेद भाग 17, भाग 18 में आपातकाल है, जो 352 से चलेगा 360 तक, ठीक है। तो भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक, इसमें हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया, इसमें विशेष दर्जा मिला है, ठीक है। तो हिंदी को विशेष दर्जा कब मिला है, 343 में, ठीक है। 343 से 351 तक आपको लगाना है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हिंदी को बांट देंगे हम लोग किसमें, 3 भागों में बांट देंगे, है ना। किसमें, ऐतिहासिक, भौगोलिक, संवैधानिक मतलब राजनीतिक, समझ गए। तो हिंदी आप समझ गए होंगे। अब आते हैं व्याकरण पे कि व्याकरण क्या चीज़ है। तो व्याकरण क्या चीज़ है, इसका समझो अर्थ कि व्याकरण जो है वो क्या है। व्याकरण जो होती है वो एक पुस्तक है। व्याकरण मतलब क्या है, पुस्तक है। व्याकरण पुस्तक है, और विधा है, रचना है, संस्करण है, ठीक है। ये व्याकरण अगर पूछे व्याकरण क्या होता है, तो व्याकरण क्या होती है। व्याकरण पहली बात तो एक पुस्तक है। वो भी कोई आपसे पूछे कि व्याकरण क्या है,
तो व्याकरण पहली बात तो क्या है, एक पुस्तक है, क्योंकि अब हम लोग हिंदी पे धीमे धीमे व्याकरण पे आ रहे हैं ना, तो समझे तो कि ये व्याकरण होती क्या है, ये व्याकरण क्या है। तो व्याकरण क्या है, एक पुस्तक है, एक विधा है, एक रचना है, एक संस्करण है। और पढ़नी ने, ये जो क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, पढ़नी ने ग्रंथ कहा है, व्याकरण को ग्रंथ कहा है। किसने कहा है, पढ़नी ने ग्रंथ कहा है, किसको, व्याकरण को। ठीक है, जिसके द्वारा हम 3 बातें सीखते हैं। तीन बातें सीखते हैं। कौन कौन सी, पहला देखो क्या है, शुद्ध उच्चारण, दूसरा शुद्ध लेखन, और तीसरा शुद्ध प्रयोग। ठीक है, तो क्या है, ये ग्रंथ है, ये पढ़नी ने कहा है, जिससे मैं 3 बातें समझ। अब इसे व्याकरण से शुद्ध हो, कैसे उच्चारण करेंगे। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, ये लिखा है एक लिखा है क्या, मछली, ये मछली लिखा है, तो इसको कैसे मछला पढ़ेंगे, मछलू पढ़ेंगे, ये क्या पढ़ेंगे इसको हम लोग, ये क्या लिखा हुआ। तो ये व्याकरण बताता है, ये व्याकरण हमें शुद्ध उच्चारण बता रही है कि भैया मछली लिखा है, मछली बोलते हैं इसको। अब मछली अगर आपसे बोले तो आपको मछली लिखना कैसे है, आपसे कहा मछली लिखो, तो आप क्या लिखेंगे, मछलू, क्या लिखेंगे आप, मछल। लेकिन आपको शुद्ध व्याकरण का ज्ञान है तो आपको पता होगा कि मछली ऐसे लिखा जाएगा। शुद्ध प्रयोग मतलब क्या, भाषा, अब जैसे कि भाषा आप बोल रहे हो, शुद्ध प्रयोग जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो ये शुद्ध प्रयोग व्याकरण के अनुसार है। मैं ऐसे बोलूँ कि हूँ खाना में रहा, हाँ हूँ खाना खा में रहा, तो कैसा लगेगा ये। तो ये व्याकरण ही बताता है हमको कि शुद्ध प्रयोग कैसे करें, मैं खाना खा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध व्याकरण। अब देखो हिंदी में जब हिंदी व्याकरण सीखेंगे तो हिंदी को हमें 3 भागों में बांटना होगा। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हिंदी व्याकरण पढ़ने के लिए हमें 3 भागों में बांटना होगा। पहला देखो क्या है, वर्ण, दूसरा क्या है, देखो इंग खत्म हो गई थोड़ी है, वर्ण, और दूसरा क्या है, शब्द, और तीसरा वाक्य। ये पूरी व्याकरण को पढ़ेंगे जब ना, तो हमें 3 भागों में बांटना होगा। वर्ण पहले पढ़ेंगे, पहले वर्ण पढ़ते हैं, ठीक है, वर्ण को अच्छे से डिस्कस करेंगे, फिर शब्द में आएंगे, ठीक है, जिसमें संधि समास आता है, और फिर क्या होगा, इसमें आ जाएंगे हम लोग फिर वाक्य में। तो ये पूरी व्याकरण को ख़त्म करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये जाना पड़ेगा हमें वाक्य में। तो वर्ण यानी वर्ण अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे, कल से पूरी व्याकरण स्टार्ट करेंगे हम लोग कि वर्ण क्या होते हैं, कैसे क्या बनता है, क्या होता है स्वर, क्या होता है व्यंजन, सब आगे क्लास में देखेंगे हम लोग। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में अच्छे से आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर जो लोग नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और कोई डाउट अगर आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई सवाल अगर आपको पूछना है, कोई किसी चीज़ पे डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।